तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब सीटेट का क्वेश्चन है, सीटेट 2024 का, जो कि पीआई क्विज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है मैथ और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इनका यहाँ पे सोल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है भाग 2 है, ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र का, ठीक। मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र है, यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखा है 0.125 इंटू 57.8 इंटू 0.729, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, इनका मान बताना है, ठीक है। अब ऐसे केस में हमको करना क्या होगा, ऐसे केस में पहली बात तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल कितने डिजिट पे यहाँ पे जो है ये दशमलव लगा हुआ है, डेसिमल। तो यहाँ पे देखो ये 3 हो गया, एक 4 है, 4 3 7, समझ में आया? मतलब नीचे से हम 7 अंक तक दशमलव हटा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना लगा, 4, समझ में आया? 4 यहाँ पे हो गया, और 4 3 7, ठीक। मतलब जो है ये, इसको 7 ही तो हर भी हटा सकते हैं। पहले ऊपर 7 था, 7.7 था, काउंट कर लिया 7, तो 7 यहाँ पे ही इसको हटा सकते हैं। मतलब ऊपर हम क्या लिख सकते थे, ऊपर हम लिख सकते थे 125 इंटू 57, मतलब ये हो गया, इंटू कितना 729, ठीक। हाँ, अपान ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 17, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 81, ठीक। अब ये जो है अभी इतना ऐसे ही रहेगा। अब इसको अगर हमको हटाना है, इसको हमको 25 करना है, गुणे 25 करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 100 मल्टीप्लाई, समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं पूरा प्रोसेस? अभी हमारा सिंपल सा हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, कटपीट करना है। तो यहाँ से 25 है, 25 चौका 100, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे बचा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे 25 से कट गया, यहाँ पे आया 4 ना। अब उसके बाद जो है अब 17 से काटना है, 81 से काटना है, ठीक है। अब 17 तिया 51 है, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 6 ना, 17 चौका 68, तो ये 17 से कट जाएगा, 17 तिया 51, और यहाँ पे कितना आएगा 3 है, 17 चौका 68, 34 आ गया, ऊपर कितना आ गया तुम्हारा 34, ठीक है। ऊपर जो है 34 आ जाएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा ये। और ये जो है फिर ये अब 81 से ये हमको 729 है। 729 अगर तुमको पता है ये किसका है, 9 का क्यूब है, पता है कि नहीं? 729 क्या है, 9 का क्यूब है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम जब काटेंगे, इसका मतलब इसको 81 को क्या लिख दें, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या करें 9 का क्यूब कर दें। तो यहाँ पे कटेगा, एक 9 ही तो बचेगा, यहाँ पे पूरा कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 9 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है 81 से हम क्या काट देंगे, ये काट देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा, यही तो होगा, सही है। हमारे पास कितना हो गए, तो हम 125 गुणे क्या करेंगे 4 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 500, कितना होगा 500, ठीक है। 500 गुणे 34 और गुणे 9, यही तो होगा, ठीक है। यही जो है यहाँ पे ये करना है, ठीक है। 500 गुणे 34 गुणे 9, ठीक है। 3 3 6 1 7 और 4 3 7, इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 5 45 है, और गुणे कितना 34, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये ऑप्शन डी आएगा। आएगा नहीं समझ में? समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये दिख रहा होगा ये ऐसा क्यों इन्होंने करा है, 125 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये समझ में आया पूरा कि प्रोसेस कैसे इन्होंने करा है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं ऐसे। अगेन लिखा है इफ द एलसीएम ऑफ द टू नंबर, यदि दो संख्याओं का एलसीएम, मतलब देखो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको चीज़ों को समझना है कि कैसे हम दशमलव यहाँ पे हटाएंगे डेसिमल। अगेन लिखा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम जो है वो क्या है 392 है, और तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर एलसीएम कितना है, एलसीएम 392 है, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है बताओ, एलसीएम का मतलब होता है उनका मल्टीपल, समझ में? जैसे हमने यहाँ पे निकाला कि 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, क्या होगा 12 होगा, ठीक है। मतलब जो ये 12 आया है ये 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, समझ में आया? नहीं समझी? और जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर, मतलब जिससे वो दोनों संख्याएं कटे, ठीक है। इसमें क्या समझ में आ रहा है बताओ। अब अगर एलसीएम क्या है 392 है, मतलब उस संख्या से 300, मतलब दोनों संख्याओं से 392 कटेगा, यही तो हुआ। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, दोनों संख्याओं से
392 क्या होगा, कटेगा। तो पूछा है कि निम्नलिखित में कौन संख्या का HCF नहीं हो सकता है। HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो भी क्या करेगा, मतलब जो है वो जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिससे वो दोनों संख्या क्या हो जाए, कट जाए। मतलब अगर HCF का मतलब क्या होगा, इसका मतलब HCF से भी क्या होगा, ये संख्या कटेगा। समझ में आया? अब देखो इस किसमें से ये नहीं कट रहा है, किस संख्या से नहीं कटेगा, क्या ये 28 से कट जाएगा 392। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो 9 2 11 3 14 है, ठीक है, कितना 14 है। देखो ये जो है 2 से कटेगा, ठीक है, कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। तो यहाँ पे 2 वगैरह तो है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक संख्या से क्या करना पड़ेगा, चेक करने का। ठीक है, पहले हम 28 से चेक करेंगे डिवाइड करके, तो क्या 28 से कट रहा है, ये यहाँ से डिवाइड करो तो यहाँ पे देखो ये हाँ 392, तो यहाँ पे 28 सेकेंड 28 होगा, एक बार जाएगा। उसके बाद आएगा तुम्हारा कितना, यहाँ पे एक आएगा 112, 28 चौका 112 हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आया? उसके बाद फिर यहाँ पे 42 से देख लेते हैं, तो यहाँ पे 392 भागे 42 करेंगे, ठीक है, तो 42 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, मतलब हमको एक बार तो जाएगा नहीं, ये पूरा लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, 10 बार लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। मतलब 9 बार देखें, 9 बार देखेंगे तो इसमें से 42 घटा देंगे। ठीक है, तो यही संख्या नहीं कटेगा किससे, 42 से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन उनके महत्तम समावर्तन क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे ये इससे विभाज्य, इससे विभाज्य, इससे विभाज्य, लेकिन इससे विभाज्य नहीं है। समझ में आया, नहीं समझी? ठीक है, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या है जो गुणनफल का एक गुणनखंड नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि अब यहाँ पे देखो यही सब मैं बता रहा था। यहाँ पे लिखा है क्या, जैसे यहाँ पे 264 लिखा है, 90 लिखा है, और कितना लिखा है 1660। ठीक है, 1680 का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखो अच्छा इसमें गुणनखंड नहीं है तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अब ये बताओ, क्या इसको जो है मतलब हम क्या इसको 12 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इस संख्या को, क्या यहाँ से हम 12 निकाल सकते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पे लिखे, जैसे मान लो ये 90 छोटी संख्या है, तो यहाँ पे हम 264 लिखे हैं। और क्या 90 को हम 2 गुणे 45 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 45 लिख सकते हैं। तो क्या हम 45 को जो है 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को भी तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 9। नहीं एक मिनट ये नहीं हुआ। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं यहाँ पे 5 गुणे 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 9 पचे 45। ठीक है, और यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे देखो 15 हमारा जो है क्या आया, यहाँ पे पूछा है 10 12। ठीक है, ये जो है ये हो गया। उसके बाद हम क्या 9 को जो है 3 गुणे 3 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो देखो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 15 निकल के आ रहा है, 15 निकल के आया। ठीक है, मतलब ये संख्या क्या होगा, 15 से कट जाएगा, यही तो मतलब हुआ, 15 से कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आया, यहाँ से जो है यहाँ देखो 3 दूनी 6 भी आ रहा है, और यहाँ से क्या 264 को भी तो 2 गुणे 100 जो है 32 लिख सकते हैं। नहीं समझी? तो वहां से 2 निकल के आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 12 भी आ जाएगा हमको। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमको चाहिए, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, या तो 13 या तो 14। समझ में आया, नहीं समझी? अब ये जो है क्या देखो हमको 14 चाहिए, तो 14 के लिए हमको 2 तो मिल रहा है, हमको देखो 7 मिल सकता है क्या, 7 हम कैसे देखेंगे, देखो 7 से क्या ये डिवाइड हो रहा है, देखो 7 दूनी कितना होगा 14, 7 त्रिक 21, 3 आएगा। उसके बाद कितना बचेगा तुम्हारा, 5 आएगा। और 7 7 7 7 6 42, 7 49 7 8 56, 7 से ये कटेगा नहीं। क्या ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, ये कट जाएगा, मतलब हमको 14 में मिल जाएगा। हमको क्या नहीं मिलेगा, 13 नहीं मिलेगा। इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 13 नहीं होगा। आज समझ में, नहीं समझी? हाँ ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर दिए, ये तो बता दिए ना कि जो है 13 से ये डिवाइड कर लिए हैं, या तो आप क्या करोगे, या तो 12 से डिवाइड करो, 14 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करो, ये भी ऐसे भी पता चल जाएगा। नहीं है पता चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हमको पता है कि यहाँ पे हम जो है क्या हम इनमें से जो है इसको 12 के फॉर्मेट लिख सकते हैं, 14 के फॉर्मेट लिख सकते हैं, 15 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बस समझ में आया? नहीं समझी? तो इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। अच्छा है ना। अगेन यहाँ पे लिखा है यदि A तथा B रिप्रेजेंट द डिजिट एंड यदि
यदि ए और बी अंकों को निरूपित करते हैं तथा यहाँ पे दिया है कि ए बी सी ए बी ए गुणे 5, तो ये आ रहा है कितना 44 बी 0। तो यहाँ पे बी की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू बताना, किसकी, ए और बी की। समझ में आ रहा है? ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे दो संख्या है, देखो यहाँ पे जैसे संख्या है, ये कह रहे हैं कि ए है, ठीक है, बी है, मतलब ए बी, जैसे मान लो इसको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं ए बराबर कितना है 1 है, बी बराबर जो है 2 है। तो ये लिखा कैसे गया, ये लिखा है 1 2 1 और गुणे 5, समझी। तो ऐसे ही ये संख्या लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए गुणे ए बी ए है, समझ में आया? और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है 44। अब ये कितना, देखो जो आउटपुट आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 4 अंक का आ रहा है। कितने अंक का, 4 अंक। तो एक चीज हमको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक चीज हमको ये समझ में आया, अगर जैसे यहाँ पे मान लो हम 5 रखते हैं, क्या रखते हैं 5, मतलब जैसे अगर यहाँ पे हम ए बराबर जो है 1 रख दिए और बी बराबर 2 रख लिए, ठीक है। पहले समझो यहाँ पे, अभी हम देखेंगे कैसे क्या है लगने का, तो देख ही लेंगे। पहले यहाँ पे जो मेन चीज है वो समझना है, समझना ये है कि जैसे अगर आपने क्या कर लिया कि ए बराबर जो है यहाँ पे कोई डिजिट रख लिया, ए बराबर 1 रख लिया, और जो है आपने क्या कर लिया बी बराबर 2 रख लिया, ठीक है। और फिर 1 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इन ए बराबर ए लिया है। अब इसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये कभी 4 अंक बन पाएगा, 4 अंक की अब कभी डिजिट आएगी, नहीं आएगी। तो एक चीज हमको क्या समझ में आया कि 4 अंक की डिजिट के लिए अगर मोटा मोटा देखो, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, ये जो संख्या होनी चाहिए, और 4 अंक का यहाँ पे क्या है 40 है, क्या रहा है 40, मतलब 4000 प्लस आ रहा है ना। तो 4000 प्लस का ध्यान से समझो, हम 4000 प्लस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम 800 लगभग हो आए, 800 गुणे जब 5 करते हैं तब लगभग 4000 होता है, नहीं समझ में आया। तो लगभग इर्द गिर्द का मतलब क्या होना चाहिए, ये जो संख्या होनी चाहिए पूरा लगभग क्या होना चाहिए 800 के आसपास होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझी, लगभग 800 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 800 का आसपास का मतलब देखो, अब यहाँ पे जो है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, कुछ समझ में आया, नहीं समझी। यहाँ पे दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो ए के लिए हम क्या करें 9 यूज करें। तो अगर हम यहाँ पे 9 यूज करेंगे, ध्यान से समझो, ए के स्थान पे अगर 9 यूज कर लेंगे तो फिर 9 पचे कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, कुछ समझ में आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन क्या देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी देखते हैं, क्या देखते हैं ऑप्शन डी। ए के स्थान पे क्या रखेंगे 8 और बी के स्थान पे क्या रखेंगे 9, ठीक। और उसके बाद फिर इसके स्थान पे क्या रखेंगे 8, ठीक है। गुणे क्या करेंगे 5, आया समझ में, नहीं समझी। तो यहाँ पे 8 पंचे 40, ठीक है, 4 आया, फिर 9 पचे 45, 4 49, फिर यहाँ पे 8 पंचे 40, 4 44, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो है यहाँ पे जो है ए के स्थान पे क्या होगा 8 होगा और बी के स्थान पे क्या होगा 9 होगा, समझ में आया। अब दूसरा देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा था, इसलिए इसको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि जो है यहाँ पे ये समझना था तुमको कि या तो हर एक ऑप्शन में जहाँ ए के स्थान पे ये दिया इसको पुट कर लो, या तो फिर तुम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम भी तो कम है। अब हम हर एक ऑप्शन देखे चेक करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, समझ में आया। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ कि भाई ये दोनों तो हमको निकाल देना है, और अगर 9 रखेंगे 9 पचे सीधे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, हमको चाहिए क्या 44, कुछ दिमाग दौड़ा। अगेन देखो यहाँ पे लिखा इफ, यह लिखा है यदि वह न्यूनतम संख्या है जिसमें इसमें जो है 77 51 में से घटाने पर वह पूर्ण बन जाता है, तो 3x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यक्स वह न्यूनतम संख्या है क्या है जिससे 1751 में से घटाने पर वह क्या हो जाता है पूर्ण वर्ग बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1751 में से घटाने पर, तो 1751 को पूर्ण वर्ग करना है, क्या करना है पूर्ण वर्ग करना। तो वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्ग निकालने का नियम होता है, पढ़ा है कि नहीं तुमने, वर्ग निकालने का ये नियम होता है। तो इसमें क्या करोगे आप 17 ऐसे लिखोगे, नहीं पता तो यहाँ पे देखो 17 है 51 है। अब यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, हम यहाँ पे ऐसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे यहाँ पे हम 2-2 यूनिट को जो है वो कर लेते हैं पीछे से, तो यहाँ पे 2 यूनिट आया। अब इन दोनों यूनिट को हम क्या करेंगे, इसके जो नियरेस्ट स्क्वायर होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या जा रहा है, अगर 9 से करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम लेना है हमको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या है 8 है, क्या है
8 का स्क्वायर 64 है ना, तो 8 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 64 आएगा, इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 13। फिर ऊपर वाले ये दोनों डिजिट एक साथ उतारते हैं। नॉर्मल हम जब डिवाइड करते हैं तो एक एक डिजिट उतारते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को ऐसे एज इट यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर 8 8 16 होगा, तो ये जो आएगा इसके लिए इसको इधर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसको 8 को, अब यहाँ पे जब 16 आएगा तो अब हमको देखना है कि हमारे पास अंक कितना आया, ये 1351 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जब 16 आया है तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट रहता है वो खाली रहता है। बात समझ में आया? नहीं समझी? यहाँ पे जो यूनिट डिजिट रहता है, अब यहाँ पे जैसे अभी 8 तो ये सॉल्व किए तब पता है, अब हमको अभी पता नहीं हमको यहाँ पे क्या रखना होता है, तो हमको ऐसा ले जाना होता है जो इनके नियरेस्ट पास में हो, समझ में आया? तो यहाँ पे जैसे हमने 8 रखा और जो यूनिट डिजिट पे रखेंगे फिर उसी से हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई भी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 8 से 8 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1344। कितना आएगा, 1344, जो इसके सबसे पास में है। तो यहाँ पे हमारा निकल के आया क्या, 7। मतलब 7 क्या है, 7 ये ज्यादा है, टू बी स्क्वायर, स्क्वायर होने में पता चला। ये कैसे निकला जाएगा, नई चीज पता चला ना। तो यहाँ पे जो है मतलब इसमें से हम क्या कर देंगे, 7 घटा देंगे, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 88 का। समझ में, ये किसका स्क्वायर, 88 का। तो मतलब वो संख्या कौन सी थी, 7 थी। नहीं समझी, किसकी कौन सी संख्या थी, 7 थी। तो यहाँ पे 3 के स्थान पे क्या रख देंगे, यहाँ पे 1 के स्थान 7 रखेंगे। 21 माइनस 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16। कितना आएगा, 16। समझ में आया? तो ये तो आसान था। यहाँ पे मेन निकालना था तुमको यक्स, तो यक्स कैसे निकला, समझ में आया कुछ, ये कैसे किया गया, सही है ना। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इन द एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिखा है व्यंजक जो है यहाँ पे 5x माइनस 3y 6x प्लस 5y माइनस 3x प्लस 7y, उसके बाद जो है यहाँ पे इंटू है में यक्स वाई का गुणांक क्या है, ठीक है। क्या है, यक्स वाई का गुणांक क्या है। अब यहाँ पे गुणांक निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, इसमें लिए क्या करेंगे आप, जो है पहले पूरा का पूरा जो है इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब चाहे ये जैसे अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 6 पंचे 30x और ये एक्स का होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है ये क्या होगा, फिर 5 का जो है इस वाले में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 पचे 25 और ये हो गया एक्स वाई। समझ में आया कुछ, नहीं समझी। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर 3 का होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3 छक 18, कितना होगा, 3 छक 18 होगा यहाँ पे। उसके बाद ये इसके आगे माइनस है, इसके सामने क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और यक्स और वाई है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो है 3 पचे 15 माइनस में और वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे इसका भी हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे यक्स वाई को एक साथ कर लेंगे, तो यक्स आई का गुणांक क्या होगा, -6y। समझ में, मतलब इनके साथ जो है, जो मतलब अचर राशि लगी हुई है, जो डिजिट रखा हुआ है वो किसके साथ, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव के साथ, ठीक है। अगेन लिखा है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द के जो है गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। अब यहाँ पे निकालना है कि गुणनखंडों में से वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 81 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है में एक गुणनखंड निकालना है, ठीक है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब ये होता है कि मतलब उस संख्या से हम उसमें क्या करें, पूरा पूरा डिवाइड कर दें, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे मान लो लिखा है, यहाँ पे लिखा है 66 है गुणे 77 गुणे 88, तो इसमें अगर देखें एक सिंपल सा इसका गुणनखंड क्या है, 11 है, क्योंकि 11 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 11 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? तो ये इसका एक गुणनखंड क्या हो जाता है, 11। अब यहाँ पे क्या है, ये संख्या जैसे अब जो है ये संख्या किस फॉर्म में लिखा है, ये संख्या तो गुणक फॉर्म में है नहीं, ये संख्या किस फॉर्म में है, यहाँ से अगर देखो ये 81 एक्स स्क्वायर है -16 एक्स वाई है, ये 49 है, इसके बाद इतना है। अब इसमें तो हम ऐसे नॉर्मली निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको हम छोटा करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने करा, मतलब ये करा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको 9x स्क्वायर और 126 एक्स वाई है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये है, फिर ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9x माइनस 7y का होल स्क्वायर, ठीक है, और इतना होल स्क्वायर। इसको ओपन करा पूरा, ठीक है। ओपन करके हमको पता चला कि यहाँ पे क्या है, कि जो है यहाँ पे 7x इंटू 7y है, और यहाँ पे क्या 2x माइनस 5y, तो इसमें क्या है, ये इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। नहीं समझी, हाँ, तो ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ पे लिखा है कि जो है, यहाँ पे लिखा है कि यदि 7x माइनस 1/4 एंड -1 अपान यहाँ पे है, फिर यहाँ पे देखो ब्रैकेट में है 2x माइनस में है बराबर 4 है, तो यहाँ पे इतना जो है वैल्यू निकालना है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले यहीं से सॉल्व करो ब्रैकेट से, यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4 हो जाएगा है, और यहाँ पे जब ये लगेगा तो यहाँ पे इसका आप ब्रैकेट लगा लोगे ऐसे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 4x है माइनस, और क्या हो जाएगा 1 माइनस x, कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, हाँ हाँ, तो
अरे भाई मैंने क्या किया, 4x किया ना, इसका मैंने क्या लिया है भाई, एलसीएम लिया ना, पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना। हाँ यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लगा दिया, ब्रेकेट लगा दिया ना, क्या लगा दिया है, ब्रेकेट लगा दिया ना। अब यहाँ पे बेटे क्या करेंगे, 2 करेंगे, इतना समझ में आया। अब इसको जब ब्रेकेट खोलेंगे तो यहाँ पे 4x माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ में आया। जब ब्रेकेट ओपन करेंगे तब, अभी नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस 1/2 निकल के आया है। तो यहाँ पे इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 1/2। कोई समस्या। अब इसको जब इस वाले ब्रेकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें 7 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x प्लस 1 कितना आएगा, 5x प्लस 1 बटे 14 है, यहाँ पे माइनस होगा, आया समझ में। यहाँ पे क्या आएगा, 7x माइनस 1 बटे 4, और 14 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से लगेगा। अब देखो लो यहाँ पे वही करा है ये, समझ में आया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये इस प्रकार से ये करा, इसका एलसीएम कितना आया, 2 आया, ये 4x हुआ। अब यहाँ पे ये ब्रेकेट लगाए होंगे मान लो, उसके बाद ब्रेकेट ओपन किया, प्लस हो गया, तो ये 5x इतना आया, दिख रहा है पूरा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद 14 और इसका लिए तो कितना हो गया, 28, 14 दूनी 28, 7 चौक 28, एलसीएम आया। फिर ये 49x हो गया, माइनस 7x माइनस 10x प्लस 2x बराबर आएगा नहीं समझ में। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और x वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे जो है आप पुट कर दो, x के स्थान पे 3 पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना है, 3/2, सही है। उसके बाद लिखा है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए और बी में प्रत्येक को जो है 348 पर बेचा, ठीक है। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं ए और बी में से प्रत्येक को जो है कितने में बेचा, 348 पर बेचा। वस्तु ए पर उसे 20% का लाभ तथा वस्तु बी पर उसे क्या हुआ, 13% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। अब जैसे वस्तु है ए है और बी है, ठीक है, एक दोनों का उसने सेम बेचा है, एक पे उसे 20% का लाभ हुआ, ठीक है, एक का 20% का लाभ हुआ है, और एक पे क्या हुआ, 13% की हानि हुई है, ठीक है। अब 20% का लाभ हुआ है तो कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है बताओ, फार्मूला होता है, या तो अब निकालो जो है कि जो है 20% लाभ पर बेचा है ना, है, तो जो है यहाँ पे आप क्या निकालोगे, उसका क्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, है, उसके बाद लाभ। अब यहाँ पे जो है आपका क्या निकल के आया, ये पूरा का पूरा इस प्रकार से जो है निकाल लिया हम लोगों ने ना। एक व्यक्ति यहाँ पे जो है प्रत्येक इतने रुपए में बेचता है, उससे 20 लाभ होता है, तो वस्तु पर बी पर हानि होती है, तो पूरे लेन देन में कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो ये जो है फार्मूले पे लग जाएगा। दूसरा तरीका क्या था कि आप मान लो उसने वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना था, यक्स था, यक्स को जो है 20% लाभ पे बेचा है, तो यक्स बाई 5 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 348 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 6x/5 इक्वल टू जो है 348, और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा आपका 290, समझी। तो 290 हो गया, तो 290 का 20% निकाल दे कितना आता, 58, इसमें ऐड करते 290 में 348 आ जाता ना, नहीं समझी। एक तरीका ये हो जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका हो जाता है, आप फार्मूला यूज कर लो। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस अपान 100 प्लस लाभ परसेंट, समझी। अगर यहीं पे हानि होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, समझ में आया कुछ। तो यही जो है यहाँ पे फार्मूला देखो ये लगाए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्रय मूल्य बराबर क्या हुआ, पहले का क्रय मूल्य क्या होगा, पहले वाले का 348 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ परसेंट 120 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या था, प्लस ये था 348 के बेचे हैं, और इसमें भी जो है क्या हुआ 100 माइनस, क्योंकि ये 13% घटा हुआ था। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है ये 100, ये यहाँ से 0 0 कट गया है, 12 से कट जाएगा, यहाँ से जो है 12 दूनी 24, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 9 यहाँ पे 9 बार जाएगा तो 29 आ जाएगा, तो यहाँ पे 290 हुआ। अब यहाँ पे 87 से ये काट कर दो, यहाँ पे 87 तो 8 7 15 है, 3 से कट जाएगा वैसे भी, ठीक है। 8 7 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या होता है आपका, किससे और कट जाएगा, ये 9 त्रिक 27 ना 20, ये 29 से भी कटता है, किससे 29 से भी, ठीक है। तो इसको कट करने पे कितनी बार जाएगा, ये टोटल जाएगा 4 बार, कितनी बार 4 बार। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 400 आएगा, दोनों काट करेंगे कितना हो रहा है 690। इतने का क्या हुआ, इतने का खरीद आया था, और बिका कितने का है, बिका है दोनों 348 का, 696, तो 696 माइनस 690 कर देंगे, लाभ कितना हुआ 6 रुपए का। कुछ समझ में आया कि कैसे करना है। अभी तो मान लो ये फार्मूला वाला था, अगर मान लो तुम फार्मूला भूल गए तब क्या करना है,
तब हमको बेसिक नॉलेज, हमको पता है x प्लस x में 5% का बढ़ोतरी हुआ तो वो कितना हो रहा है, 348 हो रहा है। अच्छा है सवाल ना। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, यह लिखा है एक धनराशि इतने वर्ष में 15% वार्षिक ब्याज से यक्स हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि ब्याज क्या है, वार्षिक संयोजित है। ठीक है, तो इस केस में आपको वही फार्मूला लगेगा कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, PRT, P इंटू R इंटू T अपान क्या होता है, 100 होता है। समझ में आ रहा है, तो यही लगा दो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि तो अच्छा हाँ, एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि ये धनराशि है इतने वर्ष से 15% है, जबकि यहाँ पे ब्याज क्या आ रहा है, वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो वार्षिक संयोजित मतलब क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया ना। क्या हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। समझ में, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है, P1 प्लस R अपान T हो जाएगा, स्क्वायर होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या लगेगा, इसका 1 प्लस, अब ये जो है कितना होगा, 1/3 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो है 2 साल और 1/3 है ना, नहीं समझी। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, आपको 1/3 का अलग से लगेगा। ठीक है, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। समझा, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे इतना निकल जाएगा। अरे यार हम लोग ओपन नहीं किए, इतना पूरा लगा डाले।